अस्सलामुअलैकुम, बोलिए से खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे खेलों के मैदान से खबर शामिल करेंगे। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान टीम पर शिकस्त के साए गहरे होने लगे हैं। दूसरी इनिंग्स से पाकिस्तान के 6 बल्लेबाज 82 रन पर पवेलियन लौट गए। सलमान आगा और आमिर जमाल ने 7वें विकेट पर 70 रन बनाकर यकीनी शिकस्त को वक्ती तौर पर टाला। दिन का खेल खत्म होने पर पाकिस्तान ने 6 विकेटों पर 152 रन बना लिए। सलमान आगा 41 और आमिर जमाल 27 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। इनिंग्स की शिकस्त से बचने के लिए पाकिस्तान को मजीद 115 रन दरकार हैं। पहली इनिंग्स में सिर्फ 30 रन बनाने वाले बाबर आजम 5 रन पर मैदान छोड़ गए। अब्दुल्ला शफीक 0 और साइम अयूब 25 रन बना सके। शान मसूद 11 और मोहम्मद रिजवान 10 रन से आगे नहीं बढ़ सके। सऊद शकील ने 29 रन पर ब्रेक लगाए। इससे पहले इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ पहली इनिंग्स 833 रन पर डिक्लेयर की थी। आगे बढ़े, आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन का स्पीकर के खत पर फौरी अमल ना करने का फैसला। ज़राए स्पीकर कौमी असम्बली के खत का जवाब भी ना देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का फौरी तौर पर हुकूमत को मखसूस हिस्से अलॉट ना करने का फैसला। इस हवाले से मजीद जानते थे नुमाइंदा बोली फहद चौधरी से। जी फहद, बताएगा इलेक्शन कमीशन का स्पीकर के खत पर फौरी अमल ना करने का फैसला सामने आया है। जी देखिए, मखसूस नशिस्तों पर स्पीकर का जो दूसरा खत था उस पर इलेक्शन कमीशन का आज एक इजलास हुआ। इस इजलास में स्पीकर के खत का जायजा लिया गया और कानूनी टीम ने इलेक्शन कमीशन को खत के मदरजात पर ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक इस ब्रीफिंग में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन पहले ही 4 असेंबलियों के स्पीकर के खतूत पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर चुका है। फौरी तौर पर स्पीकर के खत पर हुकूमत को सीटें अलॉट नहीं की जा सकती और फौरी तौर पर इस पर आज कोई फैसला नहीं हो सका और इलेक्शन कमीशन ने फौरी अमल दरामद ना करने का फैसला किया है। स्पीकर के खत पर ज़राए के मुताबिक स्पीकर को खत का जवाब भी नहीं दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर जो हुकूमती जमातें हैं उन्हें मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं करेगी और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला ज़ेरे इल्तवा है जिसका इंतजार किया जाएगा। और जो दरख्वास्त दायर की गई थी इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उस पर जब तक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से समाअत के बाद कोई हुक्म नहीं आ जाता तब तक इस पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा। नुमाइंदा बोली फहद चौधरी में आगाह करे थे, आपका शुक्रिया। आर्टिकल 63 नज़रसानी दरख्वास्त का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 63 की तशरीह के फैसले के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्त मंजूर कर ली है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि आर्टिकल 63A से मुतालिक अक्सरती जजेस का फैसला कलदम करार दिया जाता है। 17 मई 2022 का अदालती फैसला आइन के खिलाफ है। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते नुमाइंदा बोलियों तैयब बलोच से। तैयब, अपडेट कीजिएगा इस सवाल से मुतालिक। कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो है आर्टिकल 63A से की नज़रसानी से मुतल्लिक तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसला चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने लिखा है। फैसला 23 सफ़ात पर मुश्तमिल है और फैसले में कहा गया है कि अक्सरियती जजेस का फैसला जो है वो कलदम करार दिया जाता है, जबकि अकलियती जजेस का फैसला जो है उसको बहाल रखा जाता है। और फैसले में यह भी कहा गया है कि आइन के आर्टिकल 63A से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती फैसला जो है वो आइन से भी इनराफ था। और यह भी कहा गया कि आर्टिकल 63A का अक्सरियती फैसला अरकान असम्बली की तौहीन के मुतरादिफ है। सियासतदानों और अरकान पार्लियामेंट की ये तौहीन अफसोसनाक है। हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्नाह की क़यादत में सियासतदानों ने ही बनाया था। और ये भी कहा गया कि इस फैसले में जबकि न सिर्फ सियासतदान बल्कि अरकान असम्बली की भी जो है वो तौहीन की गई है। अक्सरियती फैसले में कानूनी हवाले देने की बजाय गैर अखलाकी अल्फाज मुतअद्दिद मरतबा इस्तेमाल किए गए हैं। अक्सरियती फैसले में कैंसर, बदी, गैर सेहतमंदाना और खतरे और सल्तनत जैसे अल्फाज का जो है नामुनासिब इस्तेमाल किया गया है। अदालत को मुकदमे के कानूनी और गैर कानूनी पहलू का जायजा लेने का इख्तियार है। अदालत को किसी के अखलाकियात और जाती पसंद और नापसंद से परहेज बरतना चाहिए। फैसले में यह भी कहा गया है कि क्या कोई जज किसी मामले की सही या गलत, अखलाकी या गैर अखलाकी होने का तयन कर सकता है। जज को गैर जरूरी चीजों में उलझने की बजाय आइन और कानून के मुताबिक फैसले देने चाहिए। नजरसानी केस में इनहराफ से मुतल्लिक फरूक एच नायक ने बैनुल अक़वामी हवाला जहाज से जो है अदालत की रहनुमाई की। फैसले में यह भी कहा गया है कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल और फरूक एच नायक ने इनहराफ से मुतल्लिक दुनिया में जारी प्रैक्टिस से मुतल्लिक भी आगाह किया। अरकान पार्लियामेंट को ऐवान के अंदर बोलने की मुकम्मल आज़ादी है। अगर अरकान पार्लियामेंट जो है वो पार्लियामेंट में ही वोट नहीं दे सकते तो ये पार्लियामेंट में दिए गए आज़ादी इजहार
رائے کو سلب کرने के मुतरादिफ है। फैसले में कहा गया है कि अक्सरियती राय का फैसला आर्टिकल 63A में दी गई पार्लियामेंट की इज्तिमाई दानिश के खिलाफ है। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जजेस ने आर्टिकल 63A की ज़ेली शिक 4 की मखसूस ज़बान पर गौर ही नहीं किया। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आर्टिकल 63A से मुतल्लिक नजरसानी दरखास्तों पर जो है वो तफसीली फैसला जारी कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया तैयब बलोच अपडेट करने के लिए। नाज़रीन को बता चलें कि आर्टिकल 63A नजरसानी दरख्वास्त का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अक़लियती जजेस की राय को बरकरार रखा जाता है। महंगी बिजली के 27 सार्फिन के लिए अच्छी खबर। वफाकी काबीना ने टास्क फोर्स की सिफारिश IPPs के साथ मुआहदे ख़त्म करने की मंजूरी दे दी है। मुआहदे ख़त्म करने से बिजली सार्फिन को 60 अरब रुपए सालाना का फ़ायदा होगा और बिजली के फी यूनिट नर्ख में खातिर ख्वाह कमी होगी। आवाम को रिलीफ देने का सिलसिला शुरू। कैपेसिटी पेमेंट्स का बोझ हटाने के लिए हुकूमत का बड़ा कदम। 5 IPPs से मुआहदे खत्म। असरात सस्ती बिजली की सूरत में आएंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना ने IPPs, हपको, रावसच, लाल पीर, सबा और अटलस पावर के साथ मुआहदे मनसूख करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास से खिताब में कहा, दीगर IPPs के साथ मुआहदों पर नजरसानी करके टैरिफ में कमी लाई जाएगी। आज के बाद जो इन 5 IPPs के टेक और पे नहीं बल्कि टेक एंड पे ये ख़त्म कर दिया गया है। इन IPPs के जो साबका जो वाजबात हैं वो सिर्फ उनको अदा किया जाएगा, बग़ैर सूद उसमें शामिल नहीं होगा। इससे बिजली के सार्फिन को सालाना 60 अरब रुपए का हर साल फ़ायदा पहुँचेगा। कौमी ख़जाने को 411 अरब रुपए की बचत होगी। वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना ने अवामी रिलीफ के शुरुआत में कलीदी किरदार अदा करने पर IPPs मालिकान का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की और इस्तेहकाम की राह हमवार होने लगी है। सऊदी तजारती वफ़द के दौरे पाकिस्तान से दोनों मालिक के दरमियान अहम सरमायाकारी और कारोबारी मुआहदों पर दस्तखत होंगे। पाकिस्तान सऊदी बिजनेस फोरम से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने खिताब में पाकिस्तानी रुपए की कदर और स्टॉक मार्केट को मुस्तहकम करार दे दिया। तकरीब से वज़ीर तिजारत जाम कमाल और मुसद्दिक मलिक ने भी खिताब किया। पाक सऊदी बिजनेस फोरम 2024 का इस्लामाबाद में इनेकाद। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद अल फालिह की क़यादत में सऊदी वफ़द का भरपूर खैर मकदम। इस मौके पर खिताब में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि करंट अकाउंट खसारे में खातिर ख्वाह कमी आ रही है। पाकिस्तान की मईशत में सऊदी अरब ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया। निजी शोबे की शराकत दारी से मुल्की मईशत को मुस्तहकम कर सकते हैं। पाकिस्तानी रुपये की कदर में इस्तेहकाम आया है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इस वक्त बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रही है। Very tangible progress in terms of the macroeconomic stability. On the fiscal side, we were in primary surplus. Our current account deficit was less than $1 billion, a stable currency. वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान तिजारती हजम 5.12 बिलियन डॉलर है। पाकिस्तान के बरामदात सऊदी अरब की मजमूई तिजारत का सिर्फ 2% है। सऊदी अरब से पाकिस्तान की दरामदाद 4.5 बिलियन डॉलर्स पर मुश्तमिल है। सऊदी अरब का पाकिस्तानी बरामदात में इजाफा जरूरी है। सऊदी अरब की तामीरात, IT और ज़राअत के शोबों में पाकिस्तानी कंपनियां अहम किरदार अदा कर सकती हैं। There is immense potential for Pakistani companies to contribute and benefit from the transformable agenda, from construction and IT services to skilled labor and agriculture. वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने फोरम से खिताब में कहा कि पाक सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात हैं और उनके लिए पाकिस्तान में सरमायाकारी के भरपूर मौक़े मौजूद हैं। इसके अलावा सऊदी सरमायाकारों और माहिरीन ने फोरम से खिताब में दो तरफा मुआशी तजारती पेशरफ्त के इम्कानात का जायज़ा पेश किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि सऊदी वफ़द का दौरा पाकिस्तान दोनों मालिक के गहरे बरादराना ताल्लुकात का आगाज़ है। आर्मी चीफ ने तवक्को जाहिर की है कि सऊदी दौरे से दोनों मालिक को फ़ायदा होगा। आर्मी चीफ ने सऊदी तिजारती वफ़द को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी भी करवाई है। सिपह सलार जनरल आसिम मुनीर की जानिब से सऊदी तिजारती वफ़द का शानदार खैर मकदम। मुलाकात में मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। कहा कि दौरा पाकिस्तान दोनों मुल्कों के गहरे बरादराना ताल्लुकात का अक्कास है। आर्मी चीफ ने सऊदी अरब के वज़ीर बराए सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज अल फालिह और उनके वफ़द से इजहार ख्याल करते हुए तवक्को जाहिर की कि इस दौरे से दोनों ममालिक को फ़ायदा होगा। आर्मी चीफ ने सऊदी तिजारती वफ़द को मुकम्मल यकीन दहानी कराई। बामी दिलचस्पी के उमूर बिलखुसूस दोनों बरादर ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर गौर किया गया। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम सऊदी अरब के लिए इंतहाई मोहब्बत के जज्बात रखते हैं। इस मुलाकात में खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद की जानिब से पाकिस्तान के लिए मुसलसल हिमायत और आनत पर आर्मी चीफ का इजहार तशक्कुर किया गया।
SCO सरबराही कॉन्फ्रेंस की तैयारियां जारी हैं। मोहसिन नकवी ने इंतजामात का जायजा लेने के लिए इस्लामाबाद का दौरा किया। डी चौक, शारा दस्तूर, मरी रोड, इस्लामाबाद और एक्सप्रेस वे का मुआयना किया गया। अपडेट करें, SCO इजलास के लिए तज़ीन और आराई सफाई के इंतजामात का जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी ने SCO सरबराही कॉन्फ्रेंस के लिए बेहतरीन इंतजामात की हिदायत की। कहा, तज़ीन और आराई शर्त तामीराती कामों को जल्द मुकम्मल किया जाएगा। VVIP रूट्स और रेड जोन की मुकम्मल सफाई को यकीनी बनाया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने रूट्स पर तजावुज़ात को हटाने का हुक्म भी दिया। दफ्तर खारजा ने शंघाई ताउन तंजीम इजलास के दौरान गैर मुल्की सफारतकारों की नकलो हरकत महदूद रखने के लिए ख़त लिख दिया है। हिदायत की गई है कि गैर मुल्की सफारतकारों की सरगर्मियाँ रेड जोन तक महदूद रखें। इस्लामाबाद में 15 और 16 अक्टूबर को शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हो रहा है। हुकूमत पाकिस्तान ने इजलास के मौज़ज़ीन और मंदूबीन के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजामात उठाए हैं। बात करें मौसम की, तेज़ गर्मी के बाद कराची में गर्द आलूद हवाएं चल पड़ी। तेज़ बारिश से कई इलाकों में जलथल एक हो गया। बाज़ इलाकों में जालाबारी भी हुई है। लांडी, मलीर, गुलजार हिजरी, गुलशन मेमार में बादल बरसे हैं। सख्त गर्मी के बाद बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। कई रोज की तेज गर्मी के बाद कराची में गर्द आलूद हवाएं और कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, जालाबारी भी देखी गई। शहरियों के चेहरे खिल उठे। लांडी, मलीर, कायदाबाद, गुलशन मेमार हाईवे, न्यू कराची, सरजानी और एतराफ में गर्द आलूद हवाओं के बाद बारिश हुई। नॉर्थ कराची और एतराफ में भी बादल बरसे। बारिश और तेज हवाओं के बाद गर्मी में कमी आ गई। तेज गर्मी के बाद कराची में गर्द आलूद हवाएं चल पड़ी। तेज बारिश से कई इलाके जल थल हो गए, कहीं कहीं जालाबारी भी हुई। बारिश के साथ ही कराची भर में के इलेक्ट्रिक का सिस्टम बैठ गया। 150 फीडर स्ट्रिप कर गया। अबुल हसन इस्फहानी रोड, स्कीम 33, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, गुलशन हदीद और दीगर इलाकों के रिहायशी बिजली से महरूम हो गए। सारफीन मुश्किल से दो चार हो गए। मामूलाती जिंदगी मुतासर रहे। और कराची से ये अफसोसा खबर शामिल करेंगे। कराची के इलाके गुलबर्ग में 3 साला आमना का कत्ल। वाक़े की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई है। सफाक मुलजिम बच्ची को साथ लेकर गया और ज़्यादती का निशाना बना डाला। बाद में बच्ची को कत्ल किया और लाश बोरी में डालकर घर के पीछे वाली गली में फेंक दी। गुलबर्ग में 3 साल आमना को सफाक मुलजिम ने किस बेदर्दी से कत्ल किया और मासूम बच्चे की लाश को गली में फेंक कर फरार हो गया। इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुर्रम गुज़ार ने सफाक कातिल से बात की है। मज़ीद उन्हीं से जानते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलबर्ग पुलिस स्टेशन में, जहाँ 3 साला आमना के कातिल को पकड़ लिया है पुलिस ने। गुज़श्ता रोज़ दरिंदगी से 3 साला आमना को इस शख्स ने कत्ल किया था। इससे बात करते सारा वाक़या बताना। मैं काम पे जाने के चक्कर में था, रक्षा मेरा स्टार्ट नहीं हुआ, फिर बच्ची मुझे नज़र आ गई, वो शोर मचा रही थी, घर के अंदर ले गया था। फिर वो मैंने उससे गले में दुपट्टा डाल दिया, वो मर गई थी। फिर मैं बोरी में डाल के मैंने फेंक दिया था। फिर मैंने कभी ऐसा काम आज तक नहीं किया, ज़िंदगी में पहली दफ़ा गलती की। जी आपने गुफ्तगू सुनी। ये 3 साला मासूम आमना का कातिल है, नसीरुद्दीन नाम है, रक्षा ड्राइवर है, जो कि बच्ची के घर के कुछ ही फासले पे इसकी रिहाइश है। मुलजिम पुलिस की तफ्तीश में है और पुलिस इस बारे में मज़ीद तहकीकात करेगी। अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। और मुल्तान से खबर शामिल करेंगे। मुल्तान के इलाके शाह शम्स में खातून टीचर के कत्ल में मुलव्विस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मकतूला के मोहल्ले का ही रिहायशी है। खातून शादीशुदा थी। कातिल मकतूल से शादी करना चाहता था। खातून ने पहले शौहर से तलाक लेने से इनकार कर दिया था। मकतूला की शादी 6 साल कबल फैसलाबाद में हुई थी। घरेलू नाचाकी के बायस वो 2 साल से अपनी वालिदा के पास रिहाइश पजीर थी। आज दुनिया भर में ज़हनी सेहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आलमी इदारा सेहत ने पैगाम में कहा कि आज के दिन का बुनियादी मकसद दुनिया भर में ज़हनी सेहत के मसाइल के बारे में आगाही पैदा करना है और ज़हनी सेहत की तिबी कोशिशों को मुतारक करना है। 10 अक्टूबर ज़हनी सेहत का आलमी दिन। आलमी इदारा सेहत ने आज के दिन पर पैगाम में कहा है कि ये दिन उन तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए एक अहम मौका फराहम करता है जो ज़हनी सेहत के मसाइल पर काम कर रहे हैं, ताकि वो अपने काम के बारे में बात कर सकें और ये भी बता सकें कि दुनिया भर में ज़हनी सेहत के लिए तिब्बी काविशों को कामयाब बनाने के लिए मज़ीद क्या कुछ करना चाहिए। WHO शराकत दारों के साथ मिलकर ज़हनी सेहत और रोज़मर्रा के कामों में अहम ताल्लुक को उजागर कर रहा है। सेहतमंद काम के माहौल के लिए ज़हनी सेहत ज़रूरी अंसर है। गैर सेहतमंद हालात जैसे इम्तियाजी सलूक और हरासानी जैसे खतरात पैदा करते हैं, जिससे काम की अफादियत शदीद मुतासिर होती है। दुनिया की 60% आबादी वर्किंग क्लास है, इसलिए इस बात की फौरी ज़रूरत है कि अहम इक़दामात किए जाएँ।
آج کے دن کی مناسبت سے دنیا بھر میں ذہنی صحت سے آگاہی کے حوالے سے تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے، سیمینارز کیے جاتے ہیں، آگاہی ورکشاپس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ کراچی سے عام خبر شامل کریں گے۔ کراچی کے علاقے سپر ہائی وے علی ٹاؤن میں فائرنگ سے شہری کے قتل کا واقعہ پیش آیا ہے اور واردات کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی ہے۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ موٹر سائیکل سوار 2 ملزمان دکان کے عقب میں گلی سے آئے، موٹر سائیکل پر سوار پیچھے بیٹھے ملزم نے فائرنگ کی، ملزمان نے موٹر سائیکل روک کر فائرنگ کی اور فرار ہو گئے۔ ملزمان کی فائرنگ سے ایک گولی لگنے سے جعفر جاں بحق ہو گیا۔ مقتول کا آبائی تعلق رحیم یار خان سے بتایا جا رہا ہے۔ محمد کاشان سے اپڈیٹ جان لیتے ہیں۔ کاشان، اپڈیٹ کیجیے گا، پولیس کا اس واقعے سے متعلق کیا کہنا ہے؟ جی بالکل، دیکھیں سپر ہائی وے علی ٹاؤن میں فائرنگ سے شخص جاں بحق ہو گیا ہے۔ فائرنگ کے فوری بعد جو ہے پولیس حکام جو ہے پہنچے، واقعے کی CCTV جو ہے پولیس حکام نے اپنی تحویل میں لے لی ہے، جبکہ CCTV فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ موٹر سائیکل سوار 2 ملزمان دکان کے عقب میں گلی سے آئے، پھر موٹر سائیکل پر سوار پیچھے سے بیٹھے ملزم نے فائرنگ کری، ملزمان نے فائرنگ موٹر سائیکل روک کر فائرنگ کری۔ یہ بھی فوٹیج کے مناظر میں دیکھا گیا ہے۔ فائرنگ جب ملزمان نے کری اس سے گولی ہو گئی، جبکہ مقتول کا آبائی تعلق پولیس حکام کی جانب سے رحیم یار خان سے بتایا گیا۔ جعفر خان کراچی میں مزدوری کرتا تھا، اکیلا رہتا تھا۔ واقعہ ذاتی دشمنی کا شاخسانہ جو ہے پولیس کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے، جبکہ CCTV فوٹیج کی مدد سے پولیس حکام کی جانب سے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ جی بہت شکریہ محمد کاشان اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کراچی میں کینسر کی شرح تشویشناک حد تک بڑھنے لگی ہے۔ جناح اسپتال میں کینسر کے ماہانہ 400 کیسز رپورٹ ہونے لگے۔ اسپتال میں دواؤں کا بحران پیدا ہو گیا، مریضوں کو ادویات خود خریدنا پڑ رہی ہیں۔ رپورٹ کر رہی ہیں مریم حسن۔ شہر قائد میں کینسر کے کیسز میں ہوش ربا اضافہ۔ جناح اسپتال میں ماہانہ 400 سے زائد کینسر کے نئے کیسز رپورٹ ہونے لگے۔ جناح اسپتال میں کیمو تھراپی، ایمونو تھراپی، ٹارگیٹڈ تھراپی سمیت دیگر ادویات کا فقدان۔ ایک کیمو تھراپی کے انجیکشن پر 12 سے 25 ہزار روپے خرچ آتا ہے۔ مریضوں کا کوئی پرسان حال نہیں۔ کیمو خریدنے کی کاسٹ ہی تقریباً پر پیشنٹ 12,000 تک بن جاتی ہے، 12 سے 15,000 تک بن جاتی ہے۔ جناح اسپتال کے آنکولوجسٹ ڈاکٹر زین کہتے ہیں ملک بھر سے مریض جناح اسپتال آتے ہیں۔ 52 بیڈز پر مشتمل آنکولوجی وارڈ میں تمام مریضوں کا علاج ممکن ہی نہیں۔ اور ہمارا جو جناح اسپتال میں جو ایڈمیشنز ہیں تو ہمارے جو بیڈز ہیں تقریباً 52 بیڈز ہیں، بہت میل اور فیمیل سائڈز ملا کے 52 بیڈز ہیں ہمارے۔ محکمہ صحت سندھ اسپتال کو فنڈز فراہم کرے تو جناح اسپتال میں دواؤں کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتے موذی مرض میں مبتلا مریضوں کی تکلیف میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ کیمرہ مین امجد شاہ کے ساتھ مریم حسن، بول نیوز، کراچی۔ مقبوضہ کشمیر میں نام نہاد انتخابات کا ڈھونگ رچایا جا رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں گھوسٹ ووٹرز کی تعداد 50 لاکھ ہے۔ کشمیری رہنما مشال ملک کا اسلام آباد میں ہائی کورٹ بار ایسوسیشن سے خطاب، کہا اقوام متحدہ کے 1951 کی قرارداد کے مطابق انتخابات کشمیریوں کے حق خود ارادیت کا متبادل نہیں ہو سکتے۔ انتخابات کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر دستخطی مہم شروع کی جائے گی۔ ملٹری انٹیلیجنس کی جو مائٹ ہے وہاں پہ اور جو انٹرونشن ہے اس کے تحت یہ الیکشنز کرانا، اور ان الیکشنز میں بھی جو اتنی بڑی 50 لاکھ تقریباً لگ بھگ جو ہے تعداد ہے وہ گوسٹ ووٹرز کی ہے، وہ انڈینز ہیں جنہوں نے الیکٹرانکلی ان الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ تو جو بھی ریزلٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں اس وقت، اپنی طرف سے کوشش تو کی جا رہی ہے انڈین اسٹیٹ کی اور خاص طور پہ مودی سرکار کی، وہاں پہ دکھایا جائے کہ ہم جو کشمیری پبلک ہے اس نے اون کیا ان الیکشنز کو، حالانکہ ریالٹی میں جو خود ان کے اپنے سرویز ہیں الحمدللہ کہ جو پچھلے 10 سال پہلے جو الیکشنز ہوئے تھے ان الیکشنز کے اسٹیٹسٹکس کو کمپیئر کیا جائے ان الیکشن سے تو آلموسٹ 14% کی کمی ہے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ویمنز T20 ورلڈ کپ کے لیے UAE میں موجود قومی ویمنز ٹیم کی کپتان فاطمہ ثنا کے والد کراچی میں انتقال کر گئے۔ PCB کے مطابق فاطمہ ثنا آج پہلی دستیاب فلائٹ سے دبئی سے کراچی آئیں گی۔ چیئرمین PCB ویمنز کھلاڑیوں اور مینجمنٹ نے والد کے انتقال پر فاطمہ ثنا سے تعزیت کی ہے۔ امکان ہے کہ فاطمہ ثنا ویمنز T20 ورلڈ کپ کے بقیہ میچز میں حصہ نہیں لیں گی۔ اس بلٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bolnews.com۔ دیکھتے رہیے بول۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔